खूप सांगितलं.
चलिए तो रेडी है सभी लोग। चलिए दिख रहा है सभी को। सभी को दिख रहा है। ओके। चलिए शुरू करते हैं दिशा एकेडमी में। चलिए तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच पेडागोजी का अब हिंदी टीचिंग में, पेडागोजी में हिंदी टीचिंग में अब सबसे लास्ट लास्ट में हम चल रहे हैं। निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, दो मुद्दे रह गए हैं। क्या होता है निदानात्मक मूल्यांकन और क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण। जब हम हिंदी पढ़ाते हैं बच्चों को या कोई भी लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाने के समय में बच्चों को जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का पहले आकलन करना और फिर उसी पर काम करना। ये दो मुद्दे जो है, ये दो कॉन्सेप्ट है, ये दो कॉन्सेप्ट हमको सीखना है और इसका क्या यूज है इसके बारे में हमको जानना है। तो चलिए आज हम जानेंगे निदानात्मक मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। चलिए शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं बोर्ड वर्क से। सभी लोग जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ध्यान करेंगे। हाँ, तो बोर्ड क्लियर है बिल्कुल सभी को? बोर्ड सबको दिख रहा है बराबर? अगर सभी को बोर्ड बराबर दिख रहा हो तो जो है हम सीधे रुक करें। कुछ देखा था।
चलिए, क्लियर दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिखना भी चाहिए। तो मुद्दे की बात करेंगे हम सीधे। हम बात करते हैं सबसे पहले जो है वो रेमेडियल टीचिंग नहीं, सबसे पहले हम जो है वो डायग्नोसिस के बारे में समझेंगे। डायग्नोसिस क्या होता है? तो निदानात्मक का मतलब होता है डायग्नोसिस, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण के बारे में समझेंगे। तो निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है डायग्नोसिस टेस्टिंग। डायग्नोसिस टेस्टिंग, डायग्नोसिस टेस्टिंग, इसके बारे में ये होता है। अब ये डायग्नोसिस टेस्टिंग होती क्या है, यानी डायग्नोसिस टेस्ट क्यों करना? तो क्यों ये इसलिए करना, जैसे जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ाया लिखाया जा रहा है बच्चे को, जो कुछ भी बच्चे के अंदर में शैक्षिक योग्यता है, वह कितना बच्चों को समझ में आया है, बच्चे को कितना समझ में आया है वह जानने के लिए, बच्चे को कितना समझा है वह समझने के लिए जो है हम वो डायग्नोसिस टीचिंग करते हैं। चलिए, तो डायग्नोसिस टीचिंग करने का काम क्या होता है? तो डायग्नोसिस टीचिंग करने का मतलब यही होता है कि बच्चों को कितना कितना पढ़ाया गया है, बच्चों ने कितना समझा है, कितना समझा है, इस बात को समझने का काम हम डायग्नोसिस टीचिंग से करते हैं। अब बच्चे जो पढ़ाया गया है, जो कुछ भी पढ़ाया गया, वो चाहे हिंदी में पढ़ाया गया, चाहे बच्चे को हिंदी के व्याकरण पढ़ाया गया, चाहे वो हिंदी के जो है उसके अलंकार में पढ़ाया गया, या उसके कंटेंट में पढ़ाया गया, कहानी, कविता और सभी रूपों में जो कुछ पढ़ाया गया, उसमें बच्चे ने कितनी उपलब्धि करी है, वो उपलब्धि जानने का काम जो है इसके द्वारा होता है। और इसमें यह पता किया जाता है कि यह करने के बाद, निदानात्मक परीक्षण करने के बाद कहाँ क्या कमी है, कमी क्या रह जाएगी और उसको सुधारना क्या है, इसको जो है वो जानने के लिए करा जाता है। अब एक तो जो है वो निदानात्मक परीक्षण अलग, जो जो एक निष्पत्ति परीक्षण अलग होता है, यानी अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, अब यहाँ पे बात करी जाए कि निदानात्मक परीक्षण और अचीवमेंट टेस्ट में क्या फर्क है। जो अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है बच्चों की जो उपलब्धि जानने के लिए, उपलब्धि जानने के लिए बच्चों ने क्या क्या प्राप्त किया है, तो क्या प्राप्त किया है तो करते ही है, क्या प्राप्त किया है वो करते ही है। बट साथ साथ में हम यह करते हैं, उसमें यह पता करते हैं कि बच्चों में क्या खाली, क्या रह गया है, क्या कमी रह गई है, क्या कमी रहेगी, उस कमी को जानने के लिए जो है हम वो डायग्नोसिस टेस्टिंग करते हैं। जैसे हमको पता चल गया, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले तो हमने अचीवमेंट टेस्ट किया, हमने अचीवमेंट टेस्ट किया बच्चे का, अचीवमेंट टेस्ट यानी उसका निष्पत्ति परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण हमने किया। निष्पत्ति परीक्षण मतलब क्या कहते हैं उसको? अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। अब अचीवमेंट टेस्ट कहाँ हमने एक एक पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट में, एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मान लीजिए हमने हिंदी में किया, हिंदी में किया, फिर हम इंग्लिश में करेंगे, फिर हम ईवीएस में करेंगे। जैसे एक एक सब्जेक्ट में हम बच्चे का उपलब्धि जान रहे हैं, उपलब्धि में हमने 50 नंबर का, हमने बच्चे को मार्क्स 50 नंबर का जो है हमने दिया, और उस 50 नंबर में से, उस 50 नंबर में से बच्चे ने कितना प्राप्त किया, उस 50 नंबर में से बच्चे ने 50 नंबर में से कितना प्राप्त किया, तो 50 नंबर में बच्चे 35 नंबर प्राप्त किया, बच्चे ने 35 नंबर प्राप्त किया, ये हिंदी में। अब इंग्लिश में बच्चा ने 50 नंबर में से वह 28 नंबर प्राप्त किया, वही ईवीएस में बच्चे ने 50 नंबर में से 40 नंबर प्राप्त किया। अब हमको ये देखना है कि बच्चा जहां पे 28 नंबर पाया है, बच्चा जहां पे 28 नंबर पाया है, इसके जो बाकी के 22 नंबर जो बच रहे हैं, बाकी के जो 22 नंबर बच रहे हैं, इस 22 नंबर के ऊपर हम क्या करेंगे, इसका एक और टेस्ट लेंगे। ये 22 नंबर के ऊपर हम जो है और एक टेस्ट लेंगे। अब ये पता करेंगे कि 22 नंबर में कहाँ कमी रह गई इसके, मतलब ये तो 28 नंबर पर आ गया है, अब 28 नंबर में 22 नंबर में कहाँ बच्चा कमी है, 22 नंबर में कहाँ कमी रह गई है, इसको इसको जानने की जब हम कोशिश करते हैं तो हम करते हैं उसे क्या, उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। जैसे जैसे मान लीजिए हम एक बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, कहाँ गया ये, चलिए यहां तक हो गया। यानी निष्पत्ति और इसके बारे में आपने जान लिया, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, निष्पत्ति परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में तो आपने जान लिया। अब हम यहाँ से चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक गिलास, एक गिलास है, एक गिलास है, उसमें ऐसा ये गिलास है, इस गिलास में यहां तक पानी भरा है, ये ये इसका 60% पानी भरा है, 60% पानी भरा है।
60% पानी भरा है और यहाँ पे 40% क्या है, 40% खाली है, 40% खाली है। अब ये जो खाली है, ये जो 60% तो भरा है, ये उसकी क्या हो गई, ये 60% तो भरा है, ये उसकी हो गई क्या, उपलब्धि। ये बच्चे की हो गई उपलब्धि, यानी अब 60% भरा तो इसकी तो हो गई उपलब्धि। अब जो इसका जो 40% खाली है, जो 40% खाली है, यही क्या है, ये खाली है, ये खाली है, ये हमको पता चल गया कि बच्चे का खाली है। अब हमको इस पर खाली को पूरा करना है, खाली को पूरा करना है, तो खाली क्यों है ये जानने की हमको कोशिश करना है। खाली क्यों है हमको ये जानने की कोशिश करना है कि इसका कारण क्या है, इसके बीच में कारण क्या है, क्या पानी नहीं था, क्या पानी नहीं था, या पानी जो है वो बहुत तेजी से भरा गया, पानी नहीं था, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ये पानी पानी या तो नहीं था, पानी खत्म हो गया था, या तो पानी को बहुत तेजी से भरा गया, बहुत तेजी से भरा गया तो पानी जो है भरने में इतना ही भरा और बाकी पानी तो उलट करके बाहर चला गया, इतना तेज भरा गया कि बाकी का पानी जो है वो इतना तेज भरा गया कि पानी जो है बाहर बाहर आ गया, बाहर आ गया तो खाली वो इतना ही भरा रह गया। अगर आप तेजी से पानी भरोगे तो पानी भरने पर उतना ही पानी रह पाएगा, बाकी पानी जो है वो उछल करके बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अब ये क्या, तो बहुत तेजी से पानी भरा गया, ये कारण है, या पानी नहीं था, दूसरा कारण है, या पानी भरते भरते उसकी एनर्जी खत्म हो गई, पानी भरते भरते उसकी एनर्जी खत्म हुई, पानी भरते भरते लाइट चली गई, या क्या कारण था, वो कारण जानने की कोशिश करना कि 40% खाली क्यों रह गया। अब 40% खाली क्यों रह गया, वही कारण जो हम जानते हो, जब हम कारण जानने की कोशिश करते हैं उसी को कहते हैं क्या, डायग्नोसिस टेस्ट। जब हम वो कारण जानने की कोशिश करते हैं, क्यों हुआ, ये कारण क्या है, ये 40% का पानी खाली, पानी जो खाली है, इस खाली होने का कारण, खाली होने का कारण जब पता करते हैं तो इसी को कहते हैं क्या, डायग्नोसिस टेस्टिंग। यानी अब उसमें पता करते हैं, क्या पता करते हैं कि यह पानी खाली क्यों रह गया, क्यों रह गया, पानी ज्यादा, पानी ना होने की वजह से, या पानी बहुत ज्यादा उड़ेलने की वजह से, या पानी में बिजली खत्म हो जाने से, या उसकी एनर्जी खत्म हो जाने से, या फिर उसमें मापन ना करने की वजह से, या फिर ऐसा है कि यहाँ से पानी जो है भरा गया तब तक यहाँ पे लीकेज था, भरा गया तब तक यहाँ लीकेज था, पानी जो है निकल रहा था, या इसका ये भी कारण हो सकता है, पानी में लीकेज है तो उसका ये भी कारण हो सकता है, या पानी यहाँ से फूटा हुआ कहीं टूटा हुआ तो भी हो सकता है। ऐसे अचीवमेंट में ले सकते हैं कि बच्चे ने हिंदी के टेस्ट में, बच्चे ने हिंदी के टेस्ट में जो नंबर 35 नंबर पाए, 35 नंबर पाए 50 नंबर में से 35 नंबर पाए, जो 15 नंबर बाकी इसका है। अब ये 15 नंबर कमी होने का क्या कारण है, 15 नंबर कमी होने का, 15 नंबर क्यों कम हो गया, क्या उसकी राइटिंग पर, क्या उसकी राइटिंग पर, या उसने कौन से प्रश्न छोड़ दिए हुए थे, कौन से प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन छोड़े हुए थे, शॉर्ट क्वेश्चन छोड़े हुए थे, या उसने ओरल में उसको समस्या हुई या रिटन में समस्या हुई, कहां पे उसने समस्या करी थी, तो उस समस्या के एरिया को, उस एरिया को फाइंड आउट करना, एरिया को फाइंड आउट करना, वही फाइंड आउट करना वो क्या कहलाता है, फाइंड आउट करना ही वह कहलाता है क्या, निदानात्मक परीक्षण। वह एरिया मतलब बच्चे ने कहां पे, वह 35 में से 15 नंबर जो कम पाया हुआ तो उसका राइटिंग में था, या फिर उसने जो है वो ओरल में था, ओरल में था, या फिर वो कौन सी एरिया में, कौन सी एरिया में था, वो एरिया फाइंड आउट करना वही कहलाता है क्या, निदानात्मक परीक्षण। तो मैंने आपको यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण के करने के मैंने यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल बताए। अब यहाँ पे यह इसी से पता चलता है कि बच्चे पर कितना काम करना है। जब हम निदानात्मक टेस्टिंग कर लेते हैं, निदानात्मक टेस्टिंग करने के बाद हमको यह पता चलता है, वो निदानात्मक टेस्टिंग करने के कई अलग जो है टेस्टिंग हम जो है अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो बच्चे का इंटरव्यू ले सकते हैं, या जो बच्चे ने पाया, जो उसके बच्चे की कमी है, या उसकी आंसर शीट चेक कर सकते हैं। वह चेक करने के बाद फिर वापस से उसको टेस्ट ले सकते हैं। तो टेस्ट लेने पर हम वो जो कमियां प्राप्त कर सकते हैं। तो कमियां प्राप्त होने के बाद जहां हमको कमियां पता चल गई, उन कमियों पर बच्चे को क्या करना है, रेमेडियल टीचिंग देना। तो रेमेडियल टीचिंग अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अभी इसी पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार से ये काम कर सकते हैं निदानात्मक परीक्षण के। अब निदानात्मक परीक्षण का जो कार्य क्या होता है, आपने निदानात्मक परीक्षण समझ लिया, अब निदानात्मक परीक्षण के कार्य क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण के कार्य, निदानात्मक परीक्षण के कार्य क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। चलिए, तो निदानात्मक परीक्षण के जो है कार्य होते हैं, पहला तो होता है वर्गीकरण करना। यानी अब ये निदानात्मक परीक्षण है, तो निदानात्मक परीक्षण करने का काम क्या होता है, तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो इसका काम होता है पहला वर्गीकरण करना। निदानात्मक परीक्षण तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल के जरिए आपको बताया कि निदानात्मक परीक्षण का मतलब ये होता है, ये फाइंड आउट करना कि बच्चे में कमी कहाँ है,
वो अचीवमेंट टेस्ट करने के बाद ये पता करना कि बच्चे में कमी कहाँ है, और कमी पता करना उसी आधार पे हम क्या करेंगे, उसकी जो है वो रेमेडियल टीचिंग देंगे ताकि वो कमी को दूर किया जा सके। कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, रेमेडियल ये जो निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो अब निदानात्मक परीक्षण का कार्य समझ लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण का कार्य ये लिख लेते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हो गया। अभी इसी को समझ लेंगे, फिर अगली क्लास में या यहीं अगर हो पाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो आज निदानात्मक कोई समझ लेंगे। निदानात्मक परीक्षण के कार्य अब कार्य को समझ लेते हैं। तो कार्य क्या है, तो कार्य है सबसे पहला है वर्गीकरण करना। क्या करना, वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करना। अब वर्गीकरण करना कैसे, कि बच्चा किस लेवल में है, बच्चा किस लेवल में है, अब हम ये पता करेंगे। तो अचीवमेंट करने में, अचीवमेंट टेस्ट करने में का भी यही काम होता है। तो हमने यहाँ पे मैंने बताया था कि अचीवमेंट टेस्ट करना यानी वह उसका जो निष्पत्ति परीक्षण करना। तो निष्पत्ति परीक्षण करना या अचीवमेंट टेस्ट करना, उसमें भी हम यही पता करते हैं कि बच्चा पास हुआ, पास हुआ तो कितना पास हुआ, क्या वह 60% पाया, क्या वह 50% पाया, क्या वह 40% पाया, क्या वह 35% पाया। तो अब ये पता करना, तो हम इसी हिसाब से बच्चे का क्या करते हैं, लेवल पता करते हैं। ये फर्स्ट में आया, ये सेकेंड में आया, यह जो है वो ये भी सेकंड में आया, ये थर्ड में आया, अब ये पता करने की कोशिश करते हैं। बट अब हम इसमें से बच्चा 60% के ऊपर, 60% के ऊपर जो 40% इसका रह गया, अब इस 40% में पता करते हैं कि 40% में कितनी सीवियरिटी है। ज्यादा सीवियरिटी है मतलब अभी उसके ऊपर काम करने की सीवियरिटी कितनी है, कितना काम करना पड़ेगा, तो वो हमको ये जानने की कोशिश करना। तो वर्गीकरण करते हैं कैसे, बच्चे का वर्गीकरण करते हैं जो है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल का, कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, यानी उसका मानसिक स्तर कितना है। मानसिक स्तर पता करने का काम करते हैं बच्चे का, कि बच्चे का मानसिक स्तर कितना है। ये वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण में यह पता करते हैं कि बच्चे का मानसिक स्तर कितना है और बच्चे ने कमियां कितनी करी है, उसकी त्रुटियों को पता करना, जो है इस तरह में उसका त्रुटियों का लेवलिंग करते हैं। त्रुटियां बच्चे ने कितनी करी, उसका मानसिक स्तर जो है उसने वहां पे उसने कितनी गलती करी है, तो ये देखते हैं। फिर दूसरा ये हो गया पहला वर्गीकरण करना। हम जब निदानात्मक परीक्षण के कार्य करते हैं तो पहला होता है वर्गीकरण करना, कि बच्चा कहाँ पे है, अब ये मानसिक स्तर पे उसका मानसिक स्तर कितना है। अब उसी आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि बच्चे को कितना जो है मेहनत करनी है और किस रूप में करनी है। तो मानसिक स्तर जो है वो चेक करेंगे कि लोअर है, मिडल है या एडीएचडी है। अब हायर तो कह नहीं सकते हैं, एडीएचडी है, वो कैसा है, एडीएचडी है मतलब हाइपर एक्टिव है, वो हाइपर एक्टिविटी कर रहा है। तो हाइपर एक्टिविटी में भी बच्चा जो है कमियां कर सकता है, तो हाइपर एक्टिविटी को दूर करना। अगर वो मिडिल लेवल का है तो मिडिल लेवल में उसको और उतना ही करना, बिल्कुल लोअर लेवल का है तो उसको उस हिसाब से लेके जाना। तो ये पता करना कि बच्चे का मानसिक स्तर कितना है, लोअर लेवल का है बिल्कुल, या वो मिडिल लेवल का है, या एडीएचडी का है या एडीडी का है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, तो वो डिसऑर्डर पता करना। और साथ में त्रुटियों का लेवल पता करना कि त्रुटियां बच्चे ने कितनी करी है, वह लेखन में करी है, ओरल में करी है, या फिर उसने ग्रामर में करी है, वो त्रुटियों का भी पता करना। ये लेवल, ये जो उसका वर्गीकरण करना, ये हो गया। अब और क्या होता है, दूसरा होता है उसकी जो है वो योग्यताओं का पता करना। योग्यताएं कैसी थी, बच्चे की योग्यताओं का पता करना, कि जब बच्चे ने त्रुटियां करी, जो बच्चे का 40% का जो कमी आई, जो 40% की कमी आई, उस कमी में बच्चे ने क्या किया, तो जो है जो उसकी योग्यताओं का पता करना, विशिष्ट योग्यताओं का पता करना। वही बच्चे ने कितनी कमी करी है, वो विशिष्ट योग्यता पता करना। तो पहले पता करना क्या, कि बच्चे का जो है उसने कितना समायोजन किया है, बच्चा समायोजन करने में कितना रेडी है। बच्चे का समायोजन स्तर पता करना, समायोजन स्तर पता करना। फिर क्या पता करना, तो समायोजन स्तर देख लेंगे कि बच्चे ने उसमें कितना अपनी बातों को समायोजित किया है, वो समायोजित करने में परिपक्व है या परिपक्व नहीं है, वह समायोजित अपने आप को कर पाया या नहीं कर पाया। जैसे मैंने बताया था यहाँ पानी भरने को, मैंने यहाँ पे ये बताया था कि एग्जाम्पल, इसमें 60% पानी भरा हुआ था। अब 60% पानी भरा हुआ था, तो अगर ये पॉट लंबा होगा, अगर ये पॉट बड़ा होगा, इसमें जो पानी भरा जाएगा तो भरने के चांसेस 90% होंगे, खाली 10% ही पानी बाहर जाएगा, 90% भरने में। अगर वही पॉट बिल्कुल छोटा होगा तो फिर पानी आने के चांसेस कम होंगे, वह पानी बहुत ज्यादा बाहर जाएगा। तो अब इसमें समायोजन करने की क्षमता कितनी है, क्या यह बहुत बड़ा है, समायोजित कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो समायोजन करने की का स्तर को पता करना। और क्या पता करना, बच्चे को असमायोजन स्तर पता करना।
समायोजन पता करना और असमायोजन स्तर पता करना कि बच्चा कितना असमायोजित कर पाता है, यानी उसका कुसमायोजन एडजस्टमेंट एबनॉर्मेलिटी है या वो एडजस्ट कर पाता है, उसकी एबनॉर्मेलिटी कितनी है वो देखना। और क्या देखना, उसकी एंजाइटी कितनी है, उसकी एंजाइटी, उसका तनाव कितना है, तनाव बच्चे के पास कितना है, तो वो तनाव भी पता करना। तभी हम तनाव के आधार पर क्या करेंगे, बच्चे को हम उसका स्तर कर पाएंगे, तनाव एवं उत्सुकता, तनाव एवं उत्सुकता। मैंने आपको यहाँ बताया था ये वाला एडीएचडी, एडीएचडी भी क्या है, वो उसी के अंदर में आता है। एडीएचडी पता करना, बच्चा जो है पेपर देखा तभी हताश हो गया, हताशा का स्तर, हताशा का स्तर पता करना। बच्चा कितना पेपर को देखा, पेपर को देखते ही हताश हो गया, तो हताश हो गया तो कर नहीं पाएगा, हल्का हो गया बिल्कुल। पहले भरा था हवा कि जाएंगे एग्जाम देंगे, जैसे उसने एग्जाम देखा, ओ इतना लंबा है भाई, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूँ, वो प्रश्न छोड़ा, चला गया, चला गया। कर सकता है, कर सकता है वो, बट वो क्या हो गया, वो हताश हो गया। तो हताशा को हम दूर कर सकते हैं जब हम पता करेंगे कि हताश हुआ था, क्या हुआ था, तो हताशा को पता करके हम हताशा को उसके दूर कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है हम कर सकते हैं। अब उसके कारण क्या है, मतलब उसके कारण क्या है, वो कारण भी पता कर सकते हैं, उसके पीछे जो है वो जो कमियां आई थी वो कमियों का कारण पता कर सकते हैं। तो चलिए ये सब हो गया। तो अब आगे बात करते हैं इसको, इतना मान लीजिए अभी दो समझिए, वर्गीकरण करना तथा विशिष्ट योग्यताओं का पता करना, इतना दो चीजें जो है उसके निदानात्मक के कार्य है। निदानात्मक के परीक्षण के कार्य जो है और ले सकते हैं, एक और ले सकते हैं, चलिए इसमें कार्य है तो एक और कर लेते हैं। जो तीसरा कार्य है वो क्या है, उपचारात्मक करना, पता करके उपचारात्मक करना, उपचारात्मक करना, यानी पता जब कर लेंगे तो पता करके क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। उपचार भी कर सकते हैं कि कितना लेवल पे जो है वह कितना लेवल पे उसको उपचार करना है, कितना लेवल पे क्या देना है, यानी उसको हताशा को दूर करना, उसकी तनाव को दूर करना, उसकी असमाजन को दूर करना, समाजन को दूर करना, उपचार उपचारात्मक जो है लक्षण भी देना, ये भी उसका कार्य हो सकता है। किसका कार्य, निदानात्मक परीक्षण का कार्य। चलिए अब यहाँ चलते हैं, निदानात्मक परीक्षण की विधियां देख लेते हैं कि कौन कौन सी विधियां किस किस रूप में जो हम निदानात्मक परीक्षण करेंगे। तो निदानात्मक परीक्षण के लिए कर सकते हैं। चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं निदानात्मक परीक्षण के कार्य क्या है। निदानात्मक परीक्षण के कार्य हो गए। अब यहाँ से निदानात्मक परीक्षण की विधियां देख लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण की विधियां, निदानात्मक परीक्षण की विधियां, की विधियां देख लेते हैं। विधियां क्या क्या है, तो विधियां में ले सकते हैं। तो पहला तो हम क्या कर लेंगे, परीक्षण लेंगे। पहली विधि होगी इसकी परीक्षण करना, परीक्षण करना, परीक्षण हो सकता है। दूसरी विधि क्या होगी, दूसरी विधि जो है वो ले सकते हैं निरीक्षण, परीक्षण ले सकते हैं, निरीक्षण ले सकते हैं, यानी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण ले सकते हैं, सुपरविजन ले सकते हैं। ठीक है। अब यह परीक्षण निरीक्षण जो परीक्षण है वह कैसे करेंगे, तो परीक्षण के लिए हम उसके अलग अलग रूपों में ले सकते हैं। उसकी शैक्षिक योग्यता ले सकते हैं और उसकी बुद्धि अभिरुचि ले सकते हैं, अभिरुचि ले सकते हैं, उसकी प्रवृत्ता ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, इसकी बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि चेक कर सकते हैं। उसका जो है बुद्धि लब्धि हो गया, फिर उसका एटीट्यूड देख सकते हैं, एटीट्यूड देख सकते हैं, उसका अटेंशन देख सकते हैं, अटेंशन देख सकते हैं। ऐसे ही ये सबका हम क्या करेंगे, ये परीक्षण भी करेंगे, साथ साथ में निरीक्षण भी करेंगे। निरीक्षण मतलब उसका सुपरविजन भी करेंगे, साथ साथ में टेस्ट भी करेंगे। ये दोनों देख करके हम क्या कर सकते हैं, विधियां प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तो ये हमने बात कर ली किसकी, परीक्षण और निरीक्षण की बात कर ली। चलिए तो आगे चलते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कुछ जगहों पे पता कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जो इसके परीक्षण और निरीक्षण। मान लीजिए निदानात्मक परीक्षण है, तो निदानात्मक परीक्षण में अब इतना ही करना है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। अब इसमें थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि इसका निदानात्मक परीक्षण में के क्या दोष है और क्या गुण है। निदानात्मक परीक्षण के क्या दोष है और क्या गुण है, या कहाँ करना, ज्यादा करेंगे तो बच्चा उसी पर आदी हो जाएगा और वो कहेगा कि हमको तो लोग सुधारने के लिए है ही, वो करने लगेंगे। तो जो है वो इसके निदानात्मक परीक्षण के कुछ गुण देख लेते हैं। ये फायदे, ये फायदे देख लेते हैं।
निदानात्मक परीक्षण के फायदे क्या है? फायदों की चर्चा कर लेते हैं। तो फायदे में इसमें छात्रों की कमजोरियों की दृष्टि से यह सबसे जो है आवश्यक होती है। यानी छात्रों की कमजोरियों को पता करने के लिए, छात्रों की कमजोरियों छात्रों की कमजोरियों को पता करने में छात्रों की कमजोरियों को पता करने में यह क्या है? बहुत सहायक होती है। छात्रों की कमजोरियां इससे जो है वह अच्छी तरह से पता करी जा सकती है। और क्या, इससे पता करके छात्रों की कमजोरियों को पता करके कमजोरियों को पता करके सुधारात्मक सुधारात्मक पता करके सुधारात्मक व्यवस्था की जा सकती है। सुधारात्मक व्यवस्था की जा सकती है। तो यह सुधारात्मक व्यवस्था करने के लिए भी जो है ये क्या है? यह फायदेमंद है। जो है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण से हम क्या कर सकते हैं? बच्चे का जो है ये पहले कमजोरी पता करना, कमजोरी पता करके फिर सुधारात्मक जो है व्यवस्था वहां पे उसका करना। अब इसके आधार पे जो उसके उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों के संबंध में क्या उसका विशिष्ट कारण है, वो विशिष्ट कारण पता किया जा सकता है। उपलब्धियों के संबंध में उपलब्धियों के संबंध में उपलब्धियों के संबंध में विशिष्ट कारण क्या है उसका। यानी वह उपलब्धियां कैसी हो सकती हैं? उपलब्धियां कैसी हो सकती है? दोनों तरह से, या कम भी हो सकती है उपलब्धि और ज्यादा भी हो सकती है उपलब्धि। तो कम का भी पता करना और ज्यादा भी पता करना, दोनों का पता कर सकते हैं। तो उपलब्धियों के संबंध में विशिष्ट जो है, उपलब्धियों के संबंध में विशिष्ट जो जानकारी है, विशिष्ट जानकारी उसको पता करना, विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने में, विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने में। तो हम विशिष्ट जानकारी भी इसी के आधार पे पता कर सकते हैं कि उपलब्धियां हुई तो क्यों हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। इतना हो गई उपलब्धि तो बच्चे ने कैसे इतनी उपलब्धि कर ली, तो उसको आता ही नहीं था फिर भी कैसे कर ली, और नहीं करी तो क्यों नहीं करी, वो दोनों का पता हम जो है इससे कर सकते हैं। अब इसके लिए जो अब निदानात्मक परीक्षण से ये भी पता कराया था कि जो टेस्ट इसके पहले किया गया था, जो अचीवमेंट टेस्ट किया गया था, वो अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण जो उपयोग किया गया था, उपलब्धि परीक्षण जो उपयोग किया गया था, उस उपलब्धि परीक्षण की कितनी वैलिडिटी थी? उपलब्धि परीक्षण की वैधता एवं विश्वसनीयता पता करने के लिए, वैधता एवं विश्वसनीयता जो है वो उससे हम पता कर सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता जो है हम इससे पता कर सकते हैं। तो ये भी हम इसके साथ कर सकते हैं। अब निदानात्मक परीक्षण जो है, उसमें निदानात्मक परीक्षण में जो है वो थोड़ा समय लगता है, अधिक समय लगता है, और उसकी रचना भी करना थोड़ा कठिन होता है। तो ये जो है उसके गैर फायदे मिलेंगे, इतने जो है उसके क्या है? फायदे हैं। अब चलिए इसके दोष ले लेते हैं। तो दोष ले लेते हैं, दोष के बारे में समझ लेते हैं। जो उपलब्धि परीक्षण है उसका फायदा हो गया, अब इसका दोष क्या है, दोष के बारे में समझ लेते हैं। तो दोष में समझ लेते हैं। तो चलिए अब दोष को समझ लेते हैं। तो दोष क्या है? इसको बनाने में समय लगता है, इसको बनाने में समय लगता है, इसको बनाने में समय लगता है। और क्या, यह करना एक किसी सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। इसको करने के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। यानी निदानात्मक परीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। और यह बगैर उपलब्धि परीक्षण के, पहले उपलब्धि परीक्षण लेना पड़ेगा, बगैर उपलब्धि परीक्षण के नहीं लिया जा सकता है, उपलब्धि परीक्षण के नहीं लिया जा सकता है। यानी पहले सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण करना पड़ेगा, तभी यह डायग्नोसिस, तब निदानात्मक आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण, फिर उसके बाद निदानात्मक परीक्षण जो है वो आपको करना पड़ेगा। अब इसकी रचना करना कठिन होता है, इसकी रचना करना कठिन होता है। रचना जो है वो कठिन होता है। इतना आसान नहीं कि आप हर कोई जो है इसका रचना कर सके। तो ये थे क्या जो है वो परीक्षण। कौन से परीक्षण? तो निदानात्मक परीक्षण जो है हम इस तरह से करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि उपलब्धि परीक्षण और जो है वो निदानात्मक परीक्षण, इन दोनों में क्या फर्क है मैंने आपको बता दिया था कि उपलब्धि परीक्षण क्या है और निदानात्मक परीक्षण क्या है। चलिए हो गया।
ये नीचे का अपना लिखते रहिएगा आप लोग। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये पता कर लेते हैं कि उपलब्धि परीक्षण और जो निष्पत्ति परीक्षण है, निष्पत्ति परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में क्या फर्क है, थोड़ा सा इसकी भी जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है उपलब्धि परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण में क्या फर्क होता है, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। यानी अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट, इन दोनों के बीच में फर्क जान लेते हैं। अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण, और डायग्नोसिस टेस्ट, डायग्नोसिस टेस्ट, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बेसिक फर्क तो इतना ही है कि सबसे पहले तो ये जो अचीवमेंट टेस्ट है इसमें विषय के संबंध में उसकी कितनी प्रवीणता है, कितना उसका जो है वो ये है, उसने अर्जन कितना किया हुआ है, ये जानने की कोशिश करी जाती है। बच्चे ने, छात्र ने कितना ज्ञान अर्जन किया है, यह जानने की कोशिश की जाती है। किसमें? इसमें। तो छात्र ने कितना ज्ञान अर्जन किया है वह जानने की कोशिश करी जाती है, और उसके मार्क्स कितने आए हैं, उसके अंक कितने आए हैं, यह कोशिश की जाती है, यह पता किया जाता है इसमें। तो ये अचीवमेंट टेस्ट में, तो इसमें क्या होता है, इसमें करने का क्या मतलब होता है, यहाँ पे तो जो है यह पता करने के किया जाता है कि उसके कम अंक आने का कारण क्या है, कम अंक आने का कारण क्या है, यह पता किया जाता है इसमें। कम अंक आने का कारण इसमें पता किया जाता है, और यह जो है सबसे पहले ये लिया था, उसके बाद ही यह पता चलता है। तो इसमें जो है बिल्कुल सही सटीक जानकारी लेने की कोशिश करी जाती है। तभी उसी के आधार पे जो है हम क्या कर सकते हैं, उसी के आधार पे हम उसको डायग्नोसिस उसका वो कर सकते हैं, उसका रेमेडियल टीचिंग जो है हम इसमें कर सकते हैं। तो यह सबसे जरूरी है, ये दोनों बातों को आपको समझना जो है वो जरूरी है। चलिए इतना हो गया। इसमें जो है ब्लूप्रिंट बना करके ले सकते हैं, और इसमें जो है इसका ऑब्जर्वेशन भी करके ले सकते हैं, या हम इंटरव्यू लेकर के इसको कर सकते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन करके और इसका जो है इंटरव्यू लेकर के हम इसको कर सकते हैं। तो इतने तो थे जो मैंने इन दोनों के बीच में क्या बताया, आपको अंतर बताया। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ से, ये हमारा अचीवमेंट टेस्ट हो गया, मतलब ये हमने आपके लिए डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में बता दिया, ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेनी थी इसके बारे में। अब हम यहाँ से चलते हैं किसके बारे में, रेमेडियल टीचिंग के बारे में चलते हैं। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, अब हमने पता कर लिया बच्चे का ज्ञान, मतलब बच्चा कहाँ पे कमी है, वो कमी पता करने के आधार पर जो 40-60% बच्चे ने पाया है, जो 40% की कमी है, वो 40% की कमी आखिर कहाँ से होती है, वो कमी जानने की कोशिश करते हैं। तो जो कमी है बच्चे को आती है, वह कमी हम जानने की कोशिश करते हैं, वो आखिर कमी क्यों हुई है उसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अब निदानात्मक शिक्षण की, जो उपचारात्मक शिक्षण है उसके बारे में बात करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। अब उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग। अब रेमेडियल टीचिंग करेंगे कैसे, तो इसके पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा। सबसे पहले डायग्नोसिस करना पड़ेगा, अचीवमेंट करने के बाद फिर हमको सबसे पहले उसकी डायग्नोसिस करनी पड़ेगी। डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि बच्चे का कमी कहाँ पे है, बच्चे की कमी कहाँ पे है, उसको दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है ये उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ता है। तो इसमें जो है इसका मतलब होता है कि कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम को, के दोषपूर्ण प्रभाव को, कमजोर, इसका मतलब होता है कि कमजोर विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगमों के दोषपूर्ण, कमजोर विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगमों के दोषपूर्ण, शिक्षण अधिगमों के दोषपूर्ण प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया है। दोषपूर्ण प्रभावों
को दूर करने की यह प्रक्रिया है। इसके जरिए क्या कर सकते हैं, शिक्षण प्रभावों को दूर कर सकते हैं, और इसी दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अब यह क्या है, यह एक निदान पर आधारित होती है, निदान पर आधारित होती है। यह सबसे पहले करना क्या होता है, इसको निदान, पहले निदान जो है, पहले निदान करेंगे, पहले इसका जांच करेंगे, जांच करने के बाद फिर हम जो है उपचार करेंगे। सबसे पहले तो हमको इसका निदान डायग्नोसिस करना पड़ेगा। निदान करने पर यह आधारित होती है, यह आधारित होती है। सबसे पहले हमको इसका पता करना पड़ेगा, निदान मतलब पता करना पड़ेगा। निदान करने के बाद ही जो है या हम इसको उपचार कर सकते हैं। अब इसमें इसका प्रोग्रेसिव विकासात्मक भी आता है, विकासात्मक शिक्षण, इसी को विकासात्मक शिक्षण भी कहते हैं। विकासात्मक शिक्षण जो है वो क्या कहता है, इसको आगे की तरफ लेके जाना। विकासात्मक मतलब आगे की तरफ लेके जाना, जो कमियां है उन कमियों को आगे की तरफ, उन कमियों को दूर करके इसकी सकारात्मक चीज को आगे की तरफ लेके जाना, उसे कहते हैं क्या, इसको मतलब विकासात्मक शिक्षण कहते हैं। विकासात्मक शिक्षण में क्या होता है, उत्तरोत्तर यानी आगे की तरफ लेके जाना, उत्तरोत्तर शिक्षण की तरफ लेके जाना, शिक्षण की तरफ ले जाना होता है। तो अब ऐसे ही उपचारात्मक शिक्षण में क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में विकासात्मक शिक्षण को शामिल करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में विकासात्मक शिक्षण को शामिल करते हैं। तो विकासात्मक शिक्षण क्या होता है, विकासात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि उत्तरोत्तर शिक्षण की तरफ लेके जाना, यानी जो कमियां, उन कमियों को दूर करके उसको सकारात्मक की तरफ लेके जाना, यह जो उसका कार्य होता है। अब उसमें बहुत से ऐसे छात्र होते हैं, जिनमें कमियां होती हैं। कमियां क्या होती हैं, तो कमियां जैसे उच्चारण में दोष, उच्चारण दोष, श्रवण दोष, अभिव्यक्ति दोष, लेखन दोष, ये सारे दोष, व्याकरणीय दोष, इन सारे दोषों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम उपचारात्मक शिक्षण जो है वो करते हैं। यहाँ पे जो कमियां रह गई, जो दोष रह गए, उन दोषों को दूर किया जाता है। बट दूर कैसे किया जाता है, सबसे पहले निदान करते हैं, निदान करने के आधार पर ही जो बच्चे का यहाँ टेस्ट करते हैं, तो ये जो है वो करते हैं। अब बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की उद्देश्य क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, हो गया तो मिटा दें, अगर ये हो गया तो मिटा दें, मैसेज करिएगा, अगर हो गया हो तो मिटा दें। ओके, क्लियर दिख रहा है सर? ओके, चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया दिख रहा है तो अच्छी है। चलिए, तो हम जो है हम यहाँ पता कर लेते हैं उपचारात्मक शिक्षण के दोष क्या है, उपचारात्मक शिक्षण के दोष क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हो गया, उपचारात्मक शिक्षण के दोष। उपचारात्मक शिक्षण के दोष क्या है, मतलब दोष नहीं, उद्देश्य। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले तो उसकी कमजोरियों को पता करके, उसकी कमजोरियां अपने पता कर ली, अब उसमें जो है काम करना, उसको सुधार के लिए उसको उत्तरोत्तर की तरफ ले जाना। तो उपचारात्मक शिक्षण का यही मेन उद्देश्य है, उसको उत्तरोत्तर की तरफ लेके जाना। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य, आप यह मैंने जितने टर्मिनोलॉजी आपको बताई है वो सारे याद रखिएगा। अचीवमेंट टेस्ट मैंने बताया है, फिर मैंने डायग्नोसिस बताया है, फिर मैंने जो है डेवलपमेंटल टीचिंग मैंने बताई है, फिर मैंने आपको जो है रेमेडियल टीचिंग बताई है। 4 कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ये चारों कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। मैंने क्या क्या बताया था, तो अचीवमेंट टेस्ट बताया, अचीवमेंट टेस्ट बताया मैंने, इसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको क्या डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में बताया। फिर मैंने डेवलपमेंटल टीचिंग के बारे में बताया, डेवलपमेंटल टीचिंग के बारे में बताया। फिर मैंने क्या बताया, तो मैंने अभी मैं आपको ये रेमेडियल टीचिंग के बारे में बता रहा हूँ, रेमेडियल टीचिंग। तो ये सभी आप याद रखे रहेगा। ये और ये दोनों तो मिलते जुलते हैं, और इसमें ये दोनों भी मिलते जुलते हैं लगभग। तो आप इसको याद रखे रहिएगा कि क्या होती है रेमेडियल टीचिंग, क्या होती है डेवलपमेंटल टीचिंग। इन दोनों में थोड़ा फर्क है वो आप जो मैंने भी आपको समझा भी दिया है, उसका अंतर भी दोनों में बता दिया है, आप उसको याद रखे रहिएगा।
चलिए बात करते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पहला उद्देश्य है कि प्राप्त ज्ञान में कमियों का निराकरण करना। जो प्राप्त ज्ञान हमको मिला है उसमें निराकरण करना, यानी जो हमको निदान निदान करने के बाद, यहाँ डायग्नोसिस करने के बाद जो हमको पता चला है कि बच्चे के अंदर में ये कमी है, बच्चे के अंदर में स्पीच में कमी है, बच्चे के अंदर में रीडिंग में कमी है, बच्चे के अंदर में जो है लिसनिंग में कमी है, बच्चे के अंदर में स्पीकिंग में कमी है, या बच्चा जो है उसको ग्रामेटिकल एरर कर रहा है, जहां कर रहा है उसको हमको उसकी कमियां, जो हमको कमियां मिली है, प्राप्त कमियां, उसको दूर करना। प्राप्त ज्ञान में कमियों, प्राप्त ज्ञान में कमियों को दूर करना, यह क्या है, इसका उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है। और क्या है दूसरा उद्देश्य? तो कौशलों की अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों और दोष को सुधारना, यानी जो कौशल बच्चा ग्रहण कर रहा है, कौशल जो बच्चा ग्रहण कर रहा है, कौशलों की अधिगम प्रक्रिया में, कौशलों की अधिगम प्रक्रिया, कौशल कौन कौन से? तो SLRW, ये SLRW की अधिगम बच्चा जब कर रहा है, कौशलों की अधिगम प्रक्रिया, कौशलों की अधिगम प्रक्रिया के दौरान, कौशलों की अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या? त्रुटियों एवं दोषों को सुधारना, त्रुटियों एवं दोषों को सुधारना, यह भी क्या है, इसका यह उद्देश्य है। इसका तो रेमेडियल टीचिंग का यह उद्देश्य है, रेमेडियल टीचिंग का यह उद्देश्य है। समुचित दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त करना, समुचित दिशा में, समुचित दिशा में, समुचित दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त करना, विकास का मार्ग प्रशस्त करना। अब यह समुचित दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त करना, यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा क्या? यह कहलाएगा डेवलपमेंटल टीचिंग, यानी डेवलपमेंटल टीचिंग की तरफ लेके जाना, उत्तरोत्तर की तरफ लेके जाना। समुचित दिशा में, बच्चा जहां पे सकारात्मक दिशा, उस सकारात्मक दिशा में ले जाना, ये भी क्या है, ये इसका यह है। अब स्वीकृत आदतों में परिमार्जन करना, समाज द्वारा स्वीकृत आदतों में परिमार्जन करना, परिमार्जन करना, यानी बच्चे को जहां कमी है, और जो समाज ने कहा कि ये यहाँ पे बच्चा गलत कर रहा है, जैसे तो नहीं बोल पा रहा है, तो नहीं बोल पा रहा है, प को ब बोल रहा है, प को ब बोल रहा है, जिसे स्टेशन को स्टेशन बोल रहा है, या बड़ा को बड़ा बोल रहा है, यहाँ जहाँ कमियां कर रहा है, जहाँ पे त्रुटियां कर रहा है, प को ब बोल रहा है, तो प को ब बोल रहा है, ऐसी कमियों को जो है वहां पे दूर करना। जो समाज स्वीकार नहीं रहा है, वो समाज कह रहा है कि ये तो तू चलाता है, तो तू चलाते को क्या करना, उसकी चीज को दूर करना। बच्चा जहाँ पे राइटिंग में गलती कर रहा है, बच्चा जो है वह ग्रामर में त्रुटि कर रहा है, तो इन सभी त्रुटियों को दूर करना, ये इसका उपचारात्मक शिक्षण का क्या है, वह उद्देश्य है। विशेष विषय की सीखने की क्षमताओं को दूर करना, जो विशेष विषय हैं, विशेष विषय को सीखने की क्षमताओं को दूर करना, सीखने की अक्षमताओं को दूर करना, ये भी क्या है, इसका उद्देश्य है, ये भी इसका उद्देश्य है। तो इन सारे उद्देश्यों को क्या करना, दूर करना। तो ये सारे उद्देश्य हैं, उद्देश्य जो आप लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से उद्देश्यों को दूर करना। अब जो है कुछ सिद्धांत समझ लेते हैं, जो इसके सिद्धांत हैं, उपचारात्मक शिक्षण के कुछ सिद्धांतों को समझ लेते हैं, किस सिद्धांत पे यह कार्य करती है। ये हो गया तो हम आगे बढ़े, अगर हो गया तो हम आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत कुछ पढ़ लेते हैं। सिद्धांत क्या होते हैं इसके, उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत को समझ लेते हैं। उसके सिद्धांत क्या होते हैं? उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं? तो इसका पहला सिद्धांत है, क्या है, कि वास्तविक शैक्षिक स्तर को आरंभ किया जाए। बच्चे का जो वास्तविक शैक्षिक स्तर है वहां से आरंभ किया जाए। बच्चा चाहे जहां भी हो, बच्चा चाहे जहां भी हो, उसका वास्तविक शैक्षिक स्तर क्या है, उसका वास्तविक शैक्षिक स्तर क्या है, वास्तविक शैक्षिक स्तर से
प्रारंभ करना, ये इसका पहला उद्देश्य है, पहला सिद्धांत है कि जहां बच्चे का, जहां मान लीजिए यहाँ पे बच्चे ने 60% पाया था, ये मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, बच्चे ने यहाँ पे 60% तक पाया था, बच्चे की 60% तो है ही, बच्चे का यहाँ से कमी है, ये तो इसका वास्तविक सक्सेस स्तर है, यहाँ से ही शुरू करना, यानी 61% में जहाँ कमी है 61 से 100% तक, यहाँ पे जो 40% की कमी है, यहीं से शुरू करना है, ये बाकी इसको तो आता ही है, बाकी इसको आता ही है, ये चीजें आती है इसको यहाँ से ऊपर ही, तो हमको शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से वही वो क्या है, वो जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पे मैंने बताया था जेडपीडी को पता करना, और जेडपीडी को पता करके बच्चे को वहां पे उपचारात्मक शिक्षण देना, उपचारात्मक शिक्षण देंगे तो बच्चा और आगे तक जा सकेगा। तो चलिए ये हो गया, अब आगे चलते हैं, समय समय पर रेखा चित्र व अन्य जो है वो बताते रहना कि बच्चे ने कितनी प्रगति करनी है, बच्चे की प्रगति को बताते रहना, बच्चे की प्रगति को बताते रहना, कैसे बताएंगे, बच्चे को बताते रहना कि बच्चे ने 60% पा लिया है, बच्चे ने 65% पा लिया है, बच्चे ने 70% पा लिया है, जैसे होता है ना कि आपकी रीडिंग जो है बढ़ती जा रही है, आप जो है पहले यहाँ थे, पहले ये मान लीजिए ये लाइन है, तो पहले आप जो है यहाँ तक थे और आपको पहुंचना था यहाँ तक पहुंचना था, आपकी अचीवमेंट यहाँ थी, अब आप क्या कर रहे हो, आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, अभी यहाँ तक पहुंचे, अब आपको थोड़ी और मेहनत करनी है, तो थोड़ा आपको ये बच्चे को बताते जाना है कि आप यहाँ से शुरू किए थे, आपने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करी, यहाँ पहुंचे, फिर आपने थोड़ी और मेहनत करी तो यहाँ पहुंचे, फिर आपने थोड़ी मेहनत करी तो यहाँ पहुंचे, अब जो है सीधे पहुंच गए। तो ऐसे इसके रेखा चित्र को भी बताते चलना, यानी उसकी प्रगति जो है, प्रगति को बताते रहना, ये भी एक इसका सिद्धांत है। चलिए आगे चलते हैं, यह ध्यान रखा जाए कि छात्र को जो अभ्यास दिए गए हैं उसे जो है वो उससे संतुष्ट हो, बच्चे को जो अभ्यास दिए गए हैं, अभ्यास से बच्चा संतुष्ट हो, यह ध्यान रखना। अब अभ्यास से ही तो बच्चे की त्रुटि दूर होगी, बच्चा जितना अभ्यास करेगा उतनी त्रुटियां दूर करेगी, तो अभ्यास जो दिया जाए बच्चे को उससे बच्चा संतुष्ट रहे, यह भी क्या करना है, वहां पे हमको ध्यान रखना है, ये आधारभूत इसका सिद्धांत है। और क्या है, तो उसको जो है बच्चा जितना काम कर रहा है, बच्चा जितना कार्य कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो अच्छा करने पर बच्चे को तुरंत सराहा जाए, यानी उसको मोटिवेशन दिया जाए, बच्चे को तुरंत सराहा जाए, उसको मोटिवेशन दिया जाए। तो ये जो है वह हमेशा ध्यान करना, उसके जो कार्य है और अभ्यास है उसमें विभिन्नता लाते रहना, यानी उसमें अलग अलग प्रकार के रोज अगर एक ही चीज होगा तो बच्चा बोर हो जाएगा, तो उसके रोज कार्यों में थोड़ी थोड़ी विभिन्नता लेके आनी चाहिए, दिए गए कार्यों में विभिन्नता लानी चाहिए, दिए गए कार्यों में विभिन्नता लानी क्यों चाहिए, क्योंकि उससे बच्चा, अगर एक ही प्रकार का आप रोज होमवर्क देंगे, एक ही प्रकार का बच्चे को रोज काम देंगे, तो बच्चा जो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, और उसको अलग अलग प्रकार के होमवर्क के जरिए अगर आप सिखाएंगे तो बच्चा क्या है उसमें मन लगाएगा। तो ये थे जो है वो क्या, उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो कहाँ कर सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण को, उपचारात्मक शिक्षण करने के क्या है, वह उसके भाषाई कौशलों में है। उपचारात्मक शिक्षण कहाँ कर सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र कहाँ है वो देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र कहाँ है, तो उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र जो है वो क्या है, तो पहला है श्रवण कौशल, दूसरा क्या है, तो वाचन कौशल या मौखिक कौशल, श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, और क्या है, मौखिक कौशल के बाद फिर हम ले सकते हैं क्या, इसको कह सकते हैं वाचन कौशल, पठन कौशल कह लीजिए, पठन कौशल, और क्या, लेखन कौशल।
तो इन कौशलों में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो इसकी कमियां हैं उन कमियों को फाइंड आउट करके उसको दूर कर सकते हैं। अब इनके बारे में मुझे दोबारा से रिपीट करके नहीं पढ़ाना है, क्योंकि मैंने सभी के श्रवण कौशल के भी मैंने उपचारात्मक शिक्षण बता दिए हैं, मौखिक कौशल के भी उपचारात्मक शिक्षण बता दिए, पठन कौशल के भी उपचारात्मक शिक्षण बताया और लेखन कौशल के भी शिक्षण बता दिए। बस मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बस बता देता हूँ, बस मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, वो एग्जाम्पल से ही आप समझ जाएंगे और मुझको उसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक एक एग्जाम्पल बताते चल रहा हूँ, फिर मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे बच्चा जो है वह ट से अलग कुछ सुन रहा है, ट वाले धन से बच्चा वो गलतियां कर रहा है। तो गलतियां कर रहा है, मान लीजिए उसका कर क्या रहा है, बच्चा जो है वो गलती क्या कर रहा है, वो गलती समझ लेते हैं। बच्चा जो गलती क्या कर रहा है, तो वह त और ट वाली ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाया। मैंने इसको बताया भी तो था आपको, इन लोगों इसको बताया समझाया हुआ था कि ट और त ध्वनियों में, ट और त ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाना, त और त ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाना, अंतर नहीं कर पाना। अगर नहीं कर पाता है तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग देनी है। नहीं कर पाना तो यहाँ पे हमको क्या करना, उपचार देना है। उपचार देना, उपचार कैसे देंगे, उपचार देने के लिए हम अलग अलग तरीके ले सकते हैं, अलग अलग तरीके ले सकते हैं। जैसे ट से शब्द, ट से चालू होने वाले शब्द क्या हो सकते हैं, जैसे टमाटर। तो टमाटर के हम जो है इसको ले सकते हैं अलग अलग। तो टमाटर शुरू से हो रहा है तो टमाटर, कट्टर, कट्टर, और क्या ले सकते हैं, कट्टर ले सकते हैं। दूसरा ले सकते हैं क्या, आटा, आटा। ऐसे ऐसे जो है हम इनिशियल मिडिल फाइनल के रूप में बच्चे को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं। टमाटर, कटर, आटा, ऐसे ऐसे शब्दों को लेकर के हम जो है इसका सुधार करवा सकते हैं। तो ये ट का सुधार करवा सकते हैं, ट वाले शब्द का। अब ऐसे त वाले शब्द का सुधार कैसे करवाएंगे, तो त वाले शब्द को क्या ले लेंगे, जैसे तलवार, तलवार, तलवार ले सकते हैं। फिर क्या ले सकते हैं, जैसे कतल, कतल, माता, माता, ऐसे ये लग सकते हैं। तो जैसे ही अब ये शब्द, इन शब्दों के जरिए क्या है, हम इसका प्रैक्टिस करवाएंगे। तलवार, कतल, माता, इन शब्दों का लेकर के हम बच्चों का क्या करेंगे, जो इसका उपचार करवा सकते हैं जहां जहां बच्चा कमियां कर रहा है। तो ऐसी जो है श्रवण कौशल में कर सकते हैं, लेखन कौशल इसका जो है, कथन वाचन में क्या कर सकते हैं, कथन कौशल में। कथन कौशल में, चलिए इसका हो गया ये एग्जाम्पल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल मैं इतना नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस पर फोकस नहीं करना है, सब मैंने पढ़ा दिया हुआ आप लोगों को, ये सब हो गया है, सब समझा दिया हुआ है। तो अब बस और यहाँ पे ले लेते हैं कथन कौशल को या मौखिक कौशल, कथन कौशल या मौखिक कौशल। मौखिक कौशल में क्या करना है, तो मौखिक कौशल में ले सकते हैं जैसे बच्चा नहीं बोल पा रहा है, बच्चा नहीं बोल पा रहा है, गलत बोल रहा है, मैंने इसके बारे में बताया था। जैसे साला, साला, तो यहाँ ये बोलना है साड़ा, ये बोलना है। तो ऐसे सैर, सैर, तो यहाँ पे शेर बोले। तो अब और जैसे शकल, शकल, तो शकल, ये ऐसे श में बच्चा जो है वह ना बोल पाए, तो वैसे जो है हम इसका एग्जाम्पल करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, मोहन सरकारी शाला में पढ़ता है। अब यहाँ पे हम इसका उपयोग करा करके यहाँ पे कई कई बार अभ्यास करा करके बच्चे को जो है हम करवा सकते हैं। जैसे दूसरा ले सकते हैं, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो ये जो है हम ये ले सकते हैं बच्चे का, यहाँ पे जहाँ स में बच्चा जहाँ पे गलतियां कर रहा है उसको हम सुधारने के लिए ये सब ले सकते हैं। तो ऐसे कई बार प्रैक्टिस करा करके जो है इन त्रुटियों को हम दूर करा सकते हैं। ऐसे ही चलिए अब जो है बात करते हैं पठन कौशल में। पठन कौशल में बच्चा जो है जहां जहां पे पढ़ने में जहां दिक्कतें कर रहा है, पठन कौशल में जहां जहां दिक्कतें कर रहा है उन दिक्कतों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं पठन कौशल में।
पठन कौशल में क्या दूर कर सकते हैं? तो पठन कौशल में जहां पे बच्चा अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, पठन कौशल में क्या दूर कर सकते हैं? तो बच्चा जो है वह कैसे, इसमें क्या क्या तकलीफें आ सकती है, क्या क्या त्रुटियां आ सकती है, पहले वो त्रुटियों को देख लेते हैं। क्या क्या बच्चा कर सकता है? तो जैसे अशुद्ध उच्चारण करे, अशुद्ध उच्चारण यानी बोलने में बच्चा अशुद्ध उच्चारण करे, अशुद्ध उच्चारण करे, या अटक अटक के बोले, अटक अटक कर बोले, तो अटक अटक कर बोले तो उसको जो हम दूर करवा सकते हैं। और क्या, वहां पे जो है वो विराम चिन्हों का ध्यान न रखे, बच्चा विराम चिन्हों का ध्यान रखे, विराम चिन्हों का ध्यान न रखे तो अभी हम जो है उसको दूर करवा सकते हैं। और क्या, तो यहाँ पे जो है वह ठीक प्रकार से जो कहा हुआ है उसको सुन ना पाए, समझ ना पाए, कही गई बात को ठीक से समझ ना पाए, ठीक से समझ ना पाए, यह हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो यहाँ पे उतार चढ़ाव का इस्तेमाल ना कर सके, उतार चढ़ाव का प्रयोग ना कर पाए, ये सब चीजें जो है हम वहां पे ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज लेंगे, एक्सरसाइज लेकर के इसको हम दूर करा सकते हैं, एक्सरसाइज लेकर के जो हम वो दूर करा सकते हैं। तो कैसे एक्सरसाइज करेंगे? तो जैसे अब यहाँ पे अशुद्ध उच्चारण करना, अशुद्ध उच्चारण को ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे जैसे हम कहें कि बच्चा जो है स्कूल, स्कूल को वह उच्चारण करता हो सकूल, इसका उच्चारण जो हम सही करवा सकते हैं बच्चे को, स्कूल बोलना, सकूल ना बोल करके जो है स्कूल बोलना। जैसे यहाँ पे श्लोक, श्लोक बोलना है तो श्लोक ना बोल करके बच्चा सलोक कहे, सलोक कहे, तो यहाँ पे इसको क्या करना, इसको सुधरवाना, सुधरवाना। जैसे प्रेम, जैसे प्रेम कहना है यहाँ कहे बच्चा परेम, परेम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सवेरा है, सवेरा कहना है तो बच्चा कहे सुबेरा, सुबेरा, सुबह से कहे बच्चा सुबेरा, तो यहाँ पे इसको क्या करना, इसको सुधारना। बच्चा स्थान, स्थान को ऐसे कहने लगे अस्थान, ये सब चीजों को क्या करना, सुधरवाना। जैसे प्राप्त, प्राप्त को बच्चा कहे परापत, परापत, ऐसे ये जो है ये जो चीजें हैं इनको क्या करना, दूर करना। दूर करा करके हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करा करके लगातार लगातार जो है हम इसको बोर्ड वर्क पे करा करके या प्रैक्टिस करवा करके या बोल करके इन सब बातों को दूर करवा सकते हैं। तो चलिए ये हो गया पठन कौशल में। अब लास्ट लेखन कौशल का देख लेते हैं। लेखन कौशल में क्या करेंगे, तो लेखन कौशल में लेखन कौशल की क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। ये हो गया, तो लेखन कौशल को देख लेते हैं। लेखन कौशल को कैसे दूर करेंगे? लेखन कौशल, लेखन कौशल में क्या दूर करेंगे? तो लेखन कौशल में लेख का सुपाठ्य न होना, बच्चा जो है वो सही तरीके से ना लिखे, लेख का सुपाठ्य न होना। तो अगर नहीं है तो हम यहाँ क्या कहेंगे, बार बार उसको जो है सुलेख करवाने की कोशिश करेंगे, उसको लाइन में लिखवाने की कोशिश करेंगे, बच्चे को लाइन में लिखवाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, इस प्रकार के लेखन को सही करेगा। तो ये हो गया। वर्तनी की त्रुटियां करे बच्चा, लिखते वक्त वर्तनी की त्रुटियां करे, तो उसको जहां जिस वर्तनी में त्रुटियां कर रहा है उस पर बच्चे की एक्सरसाइज करवाना, रेमेडियल टीचिंग करवाना, ताकि वह दूर कर सके। व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करे, लिखते समय व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करे, उल्लंघन करे तो उल्लंघन करने पर भी क्या करना है, उसको बच्चे को सुधार करवाना है। तो ये हो गया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो विराम चिन्हों का उपयोग ना करे बच्चा, विराम चिन्हों का उपयोग ना करे। तो विराम चिन्हों का उपयोग ना करें, इस पर भी बच्चे को बता रहा कि कहाँ पे विराम चिन्ह प्रयोग करने हैं, कहाँ पे रोको मत, जाने दो, कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, कहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, ये सब चीजों को बच्चे को बताना। तो ऐसे जो है इसमें बच्चा क्या क्या गलतियां कर सकता है, तो वह जो है हम बता सकते हैं। जैसे तो जैसे रक्त, रक्त, रक्त में तो है यह,
आधा क तो है, ये है, तो बच्चा बच्चा जो है वह ऐसे करे, बच्चा ऐसे कर दे, बच्चा ऐसे कर दे, तो यहाँ पे बच्चे को बताना। जैसे हम कभी कभी जो है वह द्वंद्व लिखते हैं, द्वंद्व लिखते हैं, तो द्वंद्व में ये बच्चा यहाँ पे लिखने में गलती करता है, तो कभी कभी यह इस तरह से ध लिख देता है, तो ध घ को यहाँ पे ध लिखना, यहाँ घ लिख देता है। तो इन सब चीजों को, जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है, उसको दूर करना। और क्या, कभी कभी बच्चा में और मैं में फर्क नहीं कर पाता है, जहाँ पे बिंदी है नेजल साउंड में वह मिस्टेक करता है। तो ऐसे जो है इन सब चीजों को, जो बच्चे गलतियां करते हैं, इन छोटी छोटी गलतियों को क्या करना, दूर करना, दूर करा करके बच्चे में सुधार करना। ठीक है, तो ये अलग अलग रूप है, अलग अलग रूपों में मैंने आपको लेखन कौशल में और पठन कौशल में, मौखिक कौशल में तथा श्रवण कौशल में क्या क्या बच्चा गलतियां करता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ यहाँ आज हमारा ये रेमेडियल टीचिंग भी अब यहाँ से पूरा होता है। तो रेमेडियल टीचिंग में मैंने आपको अचीवमेंट टेस्ट बताया, डायग्नोसिस टेस्ट बताया, जो है डेवलपमेंटल जो है टीचिंग बताया, और साथ साथ में मैंने आपको जो है वो रेमेडियल टीचिंग के बारे में बताया। रेमेडियल टीचिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो रेमेडियल टीचिंग की क्या विशेषता है, और रेमेडियल टीचिंग की क्या उद्देश्य है, रेमेडियल टीचिंग की क्या जो है वो सिद्धांत है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो है रेमेडियल टीचिंग भी अब फिनिश होता है। चलिए यहाँ से हम आपसे कुछ ले लेते हैं प्रश्न, यहाँ से आपसे कुछ प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अगर यहाँ से किसी को समझ में नहीं आया होगा तो हमसे पूछ सकता है, अगर किसी को समझ में ना आया होगा तो हमसे पूछ सकता है। चलिए यहाँ से आप कुछ ले लेते हैं प्रश्न। चलिए प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर चलिए प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, चलिए प्रश्नों के लिए सभी लोग तैयार हैं, प्रश्नों के लिए सभी लोग तैयार हैं, प्रश्नों के लिए सभी लोग तैयार हैं। चलिए तो प्रश्न ले लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है, पहला ध्यान से पढ़िएगा। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में कमियों का निराकरण करना, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में कमियों का निराकरण करना। जरा मैं यूट्यूब भी खोलूं, हो सकता है यूट्यूब पे भी कुछ लोग होंगे, जस्ट सेकेंड, आप लोग तब तक पढ़िए। जवाब 3, यू आर वाचिंग। चलिए तो जवाब, प्रश्नों के जवाब कोई है, नहीं है। चलिए यूट्यूब पे तो कोई नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ, तो यहाँ पे चलिए जवाब देख लेते हैं। तो कौशलों के अधिगम की में घटित त्रुटियों के दोषों को करना, आदतों में परिमार्जन नहीं करना, या विशेष शिक्षक विषय विशेष को सीखने में अक्षमताओं को दूर करना। तो आप लोगों के 3 है जवाब, तो 3 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत नहीं है, क्या नहीं है? बच्चों की त्रुटियों को नजरअंदाज करना, अच्छे कार्य के लिए छात्रों की सराहना करना, बच्चों की कमियों के आधार पर कार्यक्रम का आरंभ करना, कार्यों के अभ्यासों में रुचियों के आधार पर भिन्नता लाना। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? यहाँ पे जवाब जो है वो सही है, एक। जवाब यहाँ पे सही है, एक। एक जो है वो जवाब सभी लोग दे रहे हैं। यहाँ पे जवाब सही है, एक। बच्चों की त्रुटियों को नजरअंदाज करना, बच्चों की त्रुटियों को नजरअंदाज करना यह उसका सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे उसके सिद्धांत हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता पर निर्भर करती है, किसी सफलता पर? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। किस पर उपचारात्मक शिक्षण जो सफल माना जाएगा? किससे उपचारात्मक शिक्षण सफल माना जाएगा? किससे उपचारात्मक शिक्षण सफल माना जाएगा? तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। बहुत सही जवाब है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर जो है वह उपचारात्मक शिक्षण जो है बिल्कुल सफल माना जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं, अगला लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में, हिंदी की कक्षा में बच्चे प्रायः हिंदी सीखने में
अनेक कठिनाइयां का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, हिंदी सीखने के प्रति रुचि में उनमें रुचि नहीं होती है। वह बहुत हिंदी बहुत कठिन भाषा है। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, हिंदी सीखने के प्रति रुचि नहीं होती है, उनमें रुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। इसका जवाब क्या हो सकता है? जवाब यहाँ पे सभी ने एक दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या है जवाब। यहाँ पे जवाब जो है वो एक है, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो ये मैंने कल बताया हुआ था, इनके अंतर होता है, इसलिए हिंदी बहुत जल्दी से उनको समझ सीखने में कठिनाई होती है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा के संदर्भ में बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है अजित भाई, मयूरी आप लोग जवाब अच्छा दे रहे हो। चलिए, तो भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, भाषा के संदर्भ में अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने कौन से जवाब का चौथा दिया हुआ है? अगर चौथे प्रश्न का जवाब चौथा है तो वहाँ पे गलत है, यहाँ पे जवाब ये सही है। हाँ चलिए, तो भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो जो है यहाँ पे जवाब सबके चार आए हुए हैं, देख लेते हैं जो है जवाब क्या है इसमें। जवाब जो है वो चार सही है। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना सबसे पहचान करेंगे, वही जब पहचान करेंगे तो निदानात्मक परीक्षण वही होगा, वही कहलाएगा निदानात्मक परीक्षण। चलिए बहुत बढ़िया, तो अगला प्रश्न लेते हैं, छठवां प्रश्न सही है। छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न क्या है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है किस पर? बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान करने पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। इसके पहले प्रश्न आ चुका था, तो हाँ यहाँ पे जो है वो चार जो इसका सही जवाब है, चार इसका सही जवाब है। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही उपचारात्मक शिक्षण जो है वह दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ से आखिरी जो प्रश्न है वो ले लेते हैं। आखिरी प्रश्न है यहाँ पे, उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण किसको कहेंगे? भाषा में होने वाली कठिनाइयों को जानना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना, विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना, लेखन संबंधी दोषों को दूर करना, किसको कहेंगे? उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे किसको? शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना, विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना, लेखन संबंधी दोष को दूर करना। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब क्या होगा? चलिए तो सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब जो है यहाँ पे जो आप लोगों ने दिया हुआ है वह बिल्कुल सही जवाब है, जानकर उनका समाधान करना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना, ये उसका सही आंसर है। चलिए यहाँ तक जो है, अब यहाँ हमारी 7 प्रश्नों की श्रृंखला जो है वह समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने जो है बहुत बढ़िया से जवाब दिया है, थैंक यू सो मच। अब अगर किसी कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकता है। 3 और 4 नहीं, वो एक में दूसरे में ही सब आ जाएगा, मयूरी दूसरे में ही सब आ जाएगा। चलिए तो अब यहाँ से अगर आपके कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अब यहाँ से हमारा पेडागोजी बिल्कुल समाप्त होता है। आज जो हिंदी पेडागोजी के जितने प्रश्न थे, जितना टॉपिक था, हिंदी पेडागोजी यहाँ पे फिनिश होती है। अब यहाँ से आप लोगों को क्या पढ़ना है, वो हमें चर्चा करके बताइए। नमस्ते सर। हाँ सर जो आज 5वां क्वेश्चन दिया था वो एक बार बता दिखाना, उसमें जो थर्ड ऑप्शन था उसमें समझ नहीं आया था, वो जो भी भक्ति था कुछ ऐसा करके। 5वां प्रश्न, सर उसका थर्ड ऑप्शन 5वें प्रश्न का है, बच्चों के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है निदानात्मक परीक्षण का? क्या उद्देश्य है? तो बच्चों की भाषा, मतलब बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना तो नहीं है, ये 5वां प्रश्न ही बोल रहे हो ना? हाँ जी सर, इसका विभक्त का क्या मतलब है? विभक्त मतलब अलग अलग करना, बांटना, डिवाइड करना। ठीक। विभक्त का मतलब होता है डिवाइड करना, बांटना। तो विभिन्न श्रेणियों में बांटना निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, बस कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना होता है। मैं आपको स्लाइड शेयर करूं क्या? नो सर, बस वो उसका मतलब समझ नहीं आता वैसे आंसर तो विभक्त का मतलब होता है बांटना। ठीक है सर। को अलग अलग श्रेणियों में बांटना, उसका मतलब होता है विभक्त करना। हाँ आज सर जैसे हिंदी की पेडागोजी कंप्लीट हो गई,
हाँ, हिंदी का पेडागोजी फिनिश हो गया है। अब आप लोग आगे क्या पढ़ना चाहते हो शाम की क्लास में वो हमको बता दीजिए, तो हम उसी हिसाब तो से सर आगे आप बढ़ेंगे। इसकी जो आपने सर वो पीडीएफ बना रखी है वो शेयर करोगे सर? हाँ, सर जैसे आज कंप्लीट होगी तो पीडीएफ शेयर कर देना आज। नहीं अभी हम पीडीएफ नहीं देंगे, आप लोगों को सीधे ऐप मिलेगा। अच्छा, ऐप पर कब तक हो जाएगा सर वो? ऐप इस महीने के लास्ट में या अगले महीने के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में मिल जाएगा। ये भी सही है सर। सीधे वो ऐप में मिलेगा, ऐप आप लोग को फ्री मिलेगा। थैंक यू सर। ऐप आप लोगों को फ्री मिलेगा, तो उसी में डायरेक्ट आप लोग को जो मटेरियल वहीं वहीं भेज देंगे, आपको दे देंगे। ठीक है, तब तक आप लोगों ने मटेरियल अपना बना रखा वहां से पढ़िए, और यूट्यूब पे भी दे रखा है वहां से पढ़िए, और ये जो मटेरियल मैं सीधे आप लोग को ऐप में पहुंचाऊंगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आप लोग हमको बताइए कि अब इसके आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है। आप लोगों को इसके आगे संस्कृत पढ़नी है, या गणित पढ़ना है, या सामाजिक विषय पढ़ना है, या विज्ञान पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये हमको बता दीजिए इसमें से, तो हम उसी पे तैयारी करेंगे। क्या पढ़ना है? संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत की पेडागोजी पढ़नी है। अच्छा, इसी में एक और है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी किसकी पेडागोजी पढ़नी है? गणित, श्रेणीदान गणित, मैथमेटिक्स, सतपाल मैथमेटिक्स, मैथ, दीनू मैथ, जगदीश साइंस। तो साइंस भी, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो मैथ तो आता ही है उसमें, मतलब जगदीश भी है मैथ। हाँ, और हेमलता मैथ, ये किशन दान इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश अभी तो एक के लिए इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे? मैथ, नारायण मैथ, दौलत संस्कृत। अच्छा, जवाब जवाब कितने सारे लोग हैं सर? एक से शुरू कर दो, क्या एक से शुरू कर दो? क्या एक से शुरू कर दो? मैथ। सर संस्कृत कह रहा है वो पहला। अच्छा, आपने पहले नंबर पर संस्कृत। संस्कृत लिख रखा है। हाँ, और सभी लोग जवाब दीजिए। मैथ, कोमल शर्मा मैथ, दिनेश बंजारा मैथ, मनीष पवार मैथ। तो मेजोरिटी मैथ की है, मेजोरिटी मैथ की है, तो मैथ शुरू कर दें। गणित में शिक्षण विधियां पढ़ाओगे? हाँ। श्रेणीदान, माइक को ऑन करके बोलिए। मैथ शुरू करते हैं फिर। अब मंडे से मैथ शुरू करेंगे, विकल्प तो नहीं शुरू करेंगे। कल से, कल का दिन ब्रेक लेंगे, पढ़ाया आप लोगों को, कल का ब्रेक होगा। कल कल खाली एक ही क्लास चलेगी आप लोग की। जी सर, मैथ शुरू कर दीजिए। हाँ ठीक है। हेलो सर। श्रेणीदान, यस अपना सर। माइक ऑन करिए और बोलिए क्या कहना चाह रहे हो आप। सर गणित में मतलब शिक्षण विद्या पढ़ाएंगे या मेथड पूरा पढ़ाएंगे? नहीं, मतलब वही शिक्षण विद्या ही, मेथड ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, पूरा गणित थोड़ी पढ़ाऊंगा। अच्छा। पूरा गणित आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा गणित पढ़ाने में तो बहुत समय लगेगा। गणित छोटा सा एरिया नहीं, बहुत बड़ा एरिया है। थैंक यू सर। बट जैसा लगेगा, पहले मैं मेथड खत्म कर लूं, फिनिश कर लूं, क्योंकि सारे मेथड को कवर करने हैं ना। मैंने मेथड का ही आप लोगों से वादा किया हुआ पढ़ाने का। अभी जो मैंने मेरा एकेडमी में मैंने जो आप लोगों से वादा किया हुआ, मेथड के बारे में ही किया हुआ है, मेथड और साइकोलॉजी। तो मेथड खत्म कर लूंगा, उसके बाद समय बचेगा तो आप लोगों के बारे में चर्चा कर लूंगा। सर मेथड मतलब पेडागोजी। पेडागोजी, हाँ, अभी हिंदी की पेडागोजी पढ़ी ना, उसमें
मैथ में भी कुछ पेडागोजी अलग की है, तो उसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ओके सर। क्योंकि उसमें प्रश्न आते हैं, सभी में प्रश्न आते हैं। हालांकि कुछ मिला जुला है, यहाँ वहां दोनों में मिला जुला हुआ है, तो जो बाकी रह गया, जो हमने हिंदी में नहीं पढ़ा है, वो हम उसको गणित में पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे उसको। और बहुत ज्यादा ही है, मुझे लगता है कि एक एक सब्जेक्ट में वो 5 से 6 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 5 6 लेक्चर में एक एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने खत्म फिनिश कर लिया यहीं पे पहली बार में ही। सर अब उपचारात्मक शिक्षण तो यहाँ भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा, मूल्यांकन यहाँ भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने हिंदी की पेडागोजी कंप्लीट करी, तो मैं हाँ एक सजेशन देना चाहता हूँ। हाँ सर जैसे कि आपने जितना भी कोर्स कंप्लीट करवाया, उसकी एक बार हेडिंग है, वो मतलब जो ऊपर का कंटेंट है वो बता देना कि ये कवर करवाया। कई बार ये होता है कि वीडियो छूट जाती है या अटेंड नहीं कर पाते, तो कवर कर ले। अच्छा, रिवीजन चाहिए आपको? नहीं नहीं, रिवीजन नहीं सर, जो आपने कराया अब तक उसके बस टॉपिक टॉपिक बता दो एक बार कि ये करा हमने। अच्छा, ये हमने फिनिश कर दिया है, ठीक है। यस सर, ठीक है, तो क्योंकि हम कई बार वीडियो छूट ग्रुप में जाती है। मैसेज डाल देंगे। ओके सर। ग्रुप में मैं मैसेज डाल दूंगा कि ये चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। या मैं अभी, चलो अभी अभी शेयर कर देता हूँ, शायद होगा, बट यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं, अलग से नहीं होगा, अभी वो मेरे सब एक ही जगह होगा। मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है सर। और वैसे सारी सारी वीडियो ग्रुप में पड़ चुकी है, मतलब उसमें यूट्यूब पे पड़ चुकी है। और कुछ वीडियो जो है वो बंद है, उनको मैं बंद कर रखा हूँ, वो आपको सीधे उसमें मिल जाएगी, आपको ऐप में मिल जाएगी, ओके ठीक है। तो सर, आपने अभी, वीडियो पे मतलब डेट वाइज डाल रखा है, प्ले लिस्ट बना रखी? हाँ मैंने प्लेलिस्ट भी चेक बना करा रखी था है, डेट कि वाइज भी है। सर यूट्यूब में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ऊपर नीचे ढूंढने में, बस इस वजह से कह रहा था। हाँ वो प्लेलिस्ट में भी है। ठीक है सर। हाँ, बट वो कुछ कुछ वीडियो जो है, क्लास वाली वीडियो है, वो प्राइवेट में है, प्राइवेट कर रखी है, वो आप नहीं देख पाओगे। जो अपलोड हुई है वही आपको दिखेंगे। और जी, वो जो तो ऐप में देख ही लेंगे। हाँ जी, वो तो ऐप में देख ही लेंगे। ऐप में सब मिल जाएगा आपको, ऐप में सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और ऐप में आपके नंबर के हिसाब से वो नंबर डाला जाएगा, उसी पे आप एक्सेस कर पाओगे, सबको नहीं मिलेगी। चलिए, तो अब किसी का सजेशन नहीं है, तो मिलते हैं कल सुबह, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।